हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे हमारे टीडीएस का सेकंड पार्ट। इन आवर फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा कि टीडीएस क्या होता है, डिडक्टर क्या होता है, डिडक्टी क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टीडीएस किन किन पर लगाया जाता है। सैलरी के ऊपर हमने पढ़ा, अच्छे से ब्रीफ पढ़ा हमने पूरा, अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट पढ़ा हमने, 14 फॉर्म 12B पढ़ा हमने, पेमेंट ऑन इंटरेस्ट बाय बैंक, अगर बैंक से हमें इंटरेस्ट की पेमेंट होती है तो उसके ऊपर टीडीएस कैसे काटा जाता है वो देखा हमने। सेक्शन 97 टीडीएस रेट्स देखे हमने, लिमिट क्या है टीडीएस की ये देखा, कमीशन पेमेंट देखा हमने, उसकी उसकी टीडीएस लिमिट क्या है, उसके बाद रेंट पेमेंट देखा। सेक्शन 194 आईबी कंसल्टेशन फ़ी, प्रोफेशनरी फ़ी। नाउ आज हम देखेंगे ड्यू डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग टीडीएस। नाउ ड्यू डेट्स क्या होती है? टीडीएस काटता कौन है? जो पेमेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? सामने वाले बंदे को। वो सामने वाला बंदा उसका एम्प्लॉयर हो सकता है, उसका लैंडलॉर्ड हो सकता है, कोई कंसल्टेंट हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है। तो जिसको उसने पेमेंट करनी है उसकी इनकम के ऊपर वो टैक्स काटता है। अब जो उसने टैक्स काटा है वो उसको डिपॉजिट करता है टू गवर्नमेंट। किसको डिपॉजिट करता है? गवर्नमेंट के पास। अब वो बात यह है कि वो गवर्नमेंट को कब डिपॉजिट कराएगा, उसको डिपॉजिट कराने की डेट्स क्या हैं। TDS must be deposited to government by 7th of subsequent month। अगर वो किसी भी मंथ में, मार्च को छोड़कर अगर वो किसी भी मंथ में TDS काटता है तो नेक्स्ट मंथ की 7th डेट तक उसको उसकी पेमेंट करनी होती है गवर्नमेंट को। अगर हम बात करते हैं मार्च की, तो मार्च के केस में उसके पास 30 अप्रैल तक का टाइम है। ओके। इन केस ऑफ सैलरी, अगर सैलरी की बात करें, और सैलरी किसको मिल रही है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को, सॉरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है और टीडीएस कौन काट रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। तो वो कब करेगा? इट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। तो वो उसी दिन, जिस दिन उसने टीडीएस काटा है, उसी दिन उसको डिपॉजिट कराएगा गवर्नमेंट के पास। ओके। अगर टीडीएस है किसी भी रेंट या प्रॉपर्टी परचेज का, आपने कोई रेंट पे किया है, कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, तो आपकी ड्यू डेट क्या होगी? 30 दिन बाद की। ओके। फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। अगर मान लो आपने 7th ऑफ जुलाई को पेमेंट करी है तो आपके पास जुलाई के एंड, मतलब 31 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक का टाइम है आपके पास। ओके, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। उस मंथ के एंड से लेकर आपके पास 30 डेज का और टाइम होता है टीडीएस को डिपॉजिट कराने का गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट है कि आप डिपॉजिट कैसे कराते हो। आपके पास इसके लिए चालान होता है ITNS 218। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो आपके पास चालान होता है ITNS 218। ये हमारे गवर्नमेंट के पोर्टल पे अवेलेबल होता है। आप इसके थ्रू अपना जो टीडीएस है वो डिपॉजिट कराते हैं गवर्नमेंट को, ये चालान यूज़ करके। उसके बाद कौन है जो टीडीएस डिडक्ट नहीं करता एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट? Individuals aren't required to deduct TDS when they make rent payment or pay fee for professional like lawyer और doctors। कभी आपने देखा है कि कभी आपने देखा है कि आप एक घर में रहते हो और आप उसका रेंट पे कर रहे हो, बट आप उसका टीडीएस काट के उसको रेंट पे कर रहे हो। या आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को आप फी पे करते हो, बट उसका जो है कुछ पार्ट अपने पास रख लेते हो, ऐसे बोलते हो कि ये तो टीडीएस है। ऐसा कुछ नहीं होता है इन सब, क्योंकि इनकी एक लिमिट होती है। ओके। अब अगर हम बात करें कि लिमिट क्या है, तो फॉर इंडिविजुअल, अगर हम इंडिविजुअल एंड एचयूएफ की बात करें, जो जिनके अकाउंट्स ऑडिट करना ज़रूरी नहीं है, जिनके अकाउंट्स ऑडिट करना ज़रूरी नहीं है, वो टीडीएस कब काट सकते हैं? वो टीडीएस तब काट सकते हैं जब, अगर हम रेंट की बात करते हैं, तो अगर वो रेंट पे करता है 50,000 पर मंथ से ज़्यादा, अगर वो 50,000 पर माह से ज़्यादा रेंट पे करता है अपने लैंडलॉर्ड को, तो उसको उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना टीडीएस काटता है वो? 5%। कब काटता है? अगर उसकी पेमेंट जो है एक्सीड करती है 50,000 पर मंथ से। इवन इफ, चाहे वो जो इंडिविजुअल है, चाहे वो एचयूएफ है, वो टैक्स अपनी जो अपना जो वो अकाउंट्स है वो ऑडिट कराने के लिए लायबल है या नहीं है। ओके, अंडर सेक्शन 194 IB।
ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके इन दिस केस वी आर सेइंग इन अ केस ऑफ एम्प्लॉयर, अगर एक एम्प्लॉयर का केस है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, तो उस केस में अगर आप सबमिट करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रूफ कि आपकी जो टैक्सेबल लिमिट है उससे कम की तो आपकी इनकम ही है भाई, तो आपके ऊपर टीडीएस लगना ही नहीं चाहिए. तो आपके ऊपर कोई टीडीएस नहीं काटेगा, आपका एम्प्लॉयर भी नहीं काटेगा आपके ऊपर टीडीएस. ओके, इन केस ऑफ द बैंक, बैंक की केस में अगर आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H फिल करते हो, फॉर्म 15H किस केस में, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, अगर आप नॉर्मल हो तो फॉर्म 15G के अंदर आप ये फिल करते हो कि आपकी जो टैक्सेबल आपकी जो इनकम है वो आपकी टैक्सेबल लिमिट से भी कम है, तो बैंक भी जो है आपके इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं काटेगा. इन केस यू हैव नॉट बीन एबल टू सबमिट प्रूफ टू योर एम्प्लॉयर और बैंक, अगर आप अपने एम्प्लॉयर को और अपने बैंक को सबमिट प्रूफ नहीं कर प्रूफ सबमिट नहीं कर सकते, then they has already deducted TDS and your total income is below the taxable limit, you can file a return and claim a refund of this TDS. ओके, आपको रिफंड मिल जाएगा, आपको अपना ITR फाइल करना होगा और आपको क्लेम करना होगा कि मेरा जो TDS है वो नहीं कटना चाहिए, बिकॉज माई टैक्सेबल इनकम, बिकॉज माई टोटल इनकम इज लेस देन माई टैक्सेबल लिमिट. उसके बाद फॉर डिडक्टी, द डिडक्टेड TDS कैन बी क्लेम्ड इन फॉर्म ऑफ टैक्स रिफंड आफ्टर दे फाइल ITR. तो अगर डिडक्टी है और उसका जो TDS है वो काटा गया है, तो वो उसके लिए क्लेम कर सकता है किसमें, ITR, जब वो ITR फाइल करता है तब. अब पढ़ते हैं कि TDS रिटर्न क्या होता है. सो TDS रिटर्न हमने पढ़ा था इनकम टैक्स रिटर्न, तो लाइक दैट TDS रिटर्न होता है हमारा. TDS रिटर्न क्या होता है, एक समरी होती है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है TDS से रिलेटेड मेड ड्यूरिंग अ क्वार्टर एंड सबमिटेड बाय द डायरेक्ट डिडक्टर ऑफ TDS. मतलब एक डिडक्टर कौन होता है, जो TDS काटता है वो बनाता है TDS रिटर्न. वो TDS रिटर्न कैसे बनाता है, वो एक समरी बनाता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन उसकी हुई होती है TDS की क्वार्टर बेसिस पे. मैंडेटरी फॉर ऑल दोज हु डिडक्ट TDS, उन सब के लिए मैंडेटरी है जो जो TDS काटते हैं. सबमिटेड क्वार्टरली, इसको क्वार्टरली सबमिट किया जाता है. नीड टू बी फर्निश्ड, इसको फर्निश किया जाता है. 10 से TDS अमाउंट में टाइप ऑफ अमाउंट, मतलब क्या इसमें क्या क्या फर्निश करते हैं, इसमें हम 10 सबमिट करते, इसमें हम 10 फर्निश करते हैं, TDS अमाउंट फर्निश करते हैं, टाइप ऑफ पेमेंट जो है वो फर्निश करते हैं. उसके बाद डिफरेंट फॉर्म फॉर फाइलिंग रिटर्न. अब जितने भी हमारे TDS को काटने के सोर्सेस थे, हम सैलरी में से काटते हैं, बैंक काटता है, कोई हम प्रोफेशनल को फी देते हैं उससे काटते, तो इन सब के जो होते हैं अलग अलग फॉर्म होते हैं. फॉर्म कौन भरता है, जो TDS रिटर्न बनाता है. कौन बनाता है, डिडक्टर. तो डिडक्टर को अलग अलग फॉर्म्स में TDS रिटर्न को फाइल करना होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ TDS, फॉर्म 24Q, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये बहुत बारी आ चुका है पेपर्स में कि आपका फॉर्म 24 किस लिए होता है, 26Q किस लिए होता है, QB किस लिए होता है, QC किस लिए होता है. तो आपको इसको याद करना पड़ेगा. एंड अब एक बार इसको याद कर लोगे तो दे विल बी वेरी इजी फॉर यू. सो 24Q इज फॉर सैलरी. अगर कोई बंदा है, अगर कोई एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, उसके ऊपर वो TDS काटता है, तो वो उस TDS को 24Q में फाइल करेगा एज TDS रिटर्न. ऑन ऑल पेमेंट एक्सेप्ट सैलरीज, सैलरीज को हटा के जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो 26Q में आती हैं, 26Q में. ओके, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके लिए आपको पेमेंट करनी है, तो वो जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसके लिए आप जो पेमेंट करोगे उसकी जो आप वो है TDS रिटर्न वो 26QB में करोगे. ठीक है. TDS on rent 26QC, 27Q is for
TDS on all payment made to non-resident except salary. So आप इन सब में एक लिंक बना के चलो कि 24 is for salary, 26Q is for all those payment except salary को छोड़ के जितनी भी पेमेंट है वो 26Q में आएगी, ठीक है। फिर दो पार्ट्स हैं 26Q के, एक 26QB, दूसरा 26QC। 26QB में हमारा आता है TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे हमने TDS काटा है। और 26QC आता है हमारा TDS ऑन रेंट के ऊपर, जो हमने रेंट की पेमेंट करी है वो आती है 26QC में। अब बच्चे को नॉन रेजिडेंट, वो हमारे आते हैं 27Q में, ओके। उसके बाद अब इनकी ड्यू डेट्स याद रखनी है हमें, इनकी ड्यू डेट्स भी आती हैं एग्जाम्स में। तो 24Q किसके लिए था? सैलरी के लिए था। किसके लिए था? सैलरी के लिए। अब सैलरी जो है वो हमें पर मंथ मिलती है, और जो TDS रिटर्न था वो हमने पढ़ा था कि वो हम क्वार्टर बेस पे बनाते हैं, क्वार्टरली बनाते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से इनकी ड्यू डेट्स हैं। तो उसकी जो ड्यू डेट है फर्स्ट क्वार्टर की 31 जुलाई, सेकेंड की 31 अक्टूबर, थर्ड की 31 जैन, फोर्थ की 31 मई। तो हमारा बेसिकली जो है वो मंथ की कब तक चलता है? अप्रैल मई जून हमारा, जून तक हमारा, अप्रैल मई जून हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है। उसका जो हमारा ड्यू डेट होता है वो 31 जुलाई। फिर जो नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तो उसका नेक्स्ट क्वार्टर की ड्यू डेट है हमारी नेक्स्ट मंथ, दैट इज अक्टूबर 31st, ओके। तो उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट क्वार्टर, वो हमारा कब स्टार्ट होता है? थर्ड क्वार्टर। ऐसे ही फिर ये हमारा पूरा जो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सैलरी का बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 26Q इज फॉर ऑल पेमेंट्स एक्सेप्ट सैलरी। तो उसके लिए क्या है हमारा? जो ऊपर है वही नीचे है, दैट इज 31 जुलाई, अगस्त, जनवरी एंड मई। उसके बाद 27Q किसके लिए था? फॉर नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट के ऊपर हम कोई काट रहे हैं तो उसके लिए भी यही ड्यू डेट्स है हमारी। उसके बाद हमारे 26Q के दो पार्ट्स थे, 26QB एंड 26QC। 26QB बोलता था कि आपको TDS काटना है ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो उसके लिए आपका TDS क्या है? 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द TDS इज डिडक्टेड। मतलब कि जिस महीने में आपने TDS काटा है, अगर आपने वो जुलाई के किसी भी मंथ में काटा, जुलाई के किसी भी डे में आपने TDS काटा है, तो उसके नेक्स्ट मंथ की 30 days में, मतलब कि वो मंथ कंप्लीट होने के बाद, जुलाई कंप्लीट होने के 30 days बाद, दैट इज 30th अगस्त को तक आपको जो है अपना TDS रिटर्न फाइल करना है अंडर फॉर्म 26QB। सेम है हमारा 26QC के लिए। 26QC किस लिए था? TDS ऑन रेंट, ओके। उसके बाद है हमारा TDS सर्टिफिकेट। अब TDS सर्टिफिकेट क्या होता है भाई? TDS सर्टिफिकेट वो पर्सन इशू करता है, पर्सन डिडक्टिंग हु इज डिडक्टिंग TDS, जो TDS काटता है वो TDS रिटर्न फाइल करता है एंड TDS सर्टिफिकेट को भी इशू करता है टू द असेसी फॉर फ्रॉम हुज इनकम TDS was deducted while making payment। किसके लिए? जिसके लिए जिसका उसने TDS काटा है उसके लिए वो सर्टिफिकेट इशू करता है, ओके। अब इन सर्टिफिकेट्स के भी अलग अलग फॉर्म हैं। सो लास्ट टाइम एग्जाम्स वाले जो होते हैं वो आपको कोई एक पैटर्न फॉलो करके नहीं देते कि आपके पास 10 यूनिट्स है तो हर यूनिट में से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वेटेज कभी आप ये मान के मत चलना कि आपको इक्वली वेटेज मिलेगी। मैं ये मान के चली थी हाँ इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा बिलीफ है उस हिसाब से, अगर आप एक यूनिट को आपने उठाया तो उस यूनिट को अच्छे से स्टडी करो। अगर आप उस यूनिट को अच्छे से स्टडी करते हो, उसके एक एक टॉपिक को पढ़ते हो,
तो आपका जो है वो क्लैरिटी बन जाती है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। अब जो लास्ट ईयर का है, मतलब दिसंबर 2019 का जो एग्ज़ाम आया था, उस एग्ज़ाम नो जून 2019 में जो एग्ज़ाम आया था, जून तो हुआ ही नहीं अभी तक, सॉरी दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम आया था, उस एग्ज़ाम में टीडीएस के ही 3 क्वेश्चंस आए थे और वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से थे कि फॉर्म नंबर बताओ, ये बताओ बताओ। तो आप कभी भी ये मान के मत चलो कि एक टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन आएगा। वेटेज को इक्वली मानने की भूल मत करना, ओके। मैं भूल मैंने करी थी, मैं पछता रही हूँ, बट होपफुली आई क्वालिफाइड माई नेट। सो अब हम पढ़ते हैं कि टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है। सो टीडीएस सर्टिफिकेट क्या कहता है, फॉर्म 16 सर्टिफिकेट का फॉर्म 16 कहता है कि ये जो है एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए इशू करेगा। फॉर्म 16A बैंक वाला जो है जिसको उसने इंटरेस्ट पे किया है, जिसके ऊपर उसने टीडीएस काटा है, उसको देगा, उसके लिए इशू करेगा। फॉर्म 16B जो बायर है प्रॉपर्टी का, वो सेलर के लिए इशू करेगा। फॉर्म 16C जिसने रेंट पे किया है वो अपने लैंडलॉर्ड के लिए करेगा, ओके। उसके बाद इनकी ड्यू डेट्स हैं एंड इनकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कहती है कि ये आप कब इशू करोगे। तो जो फॉर्म 16 है किसका है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का, सैलरी का है वो, तो वो एनुअल बेसिस पे जो है इशू किया जाता है। एनुअली एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए इसको इशू करता है। ड्यू डेट उसकी 31 मई, साल में एक बार इशू होता है, दैट इज 31 मई। फॉर्म 16A क्या कहता है कि आप जो है, सॉरी आई जस्ट फॉरगेट, आप जो है बैंक हो और आपको अपना जो वो है जिसके जो आपका जिसको आपने इंटरेस्ट दिया है उसके सेविंग्स पे, उसके ऊपर आप टीडीएस काटोगे, उसको आप सर्टिफिकेट इशू करोगे, तो वो आप क्वार्टरली करते हो। तो 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो आप फाइल करते हो, 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ये करना होता है। क्या करना होता है, फॉर्म 16A उसको इशू करके देना होता है। फॉर्म 16B एवरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि जो हमारी सेल ऑफ प्रॉपर्टी का वो है, वो कोई एनुअली या मंथली तो कोई करता नहीं है, तो ये जब भी आप करोगे तभी भी आप उसके ऊपर टीडीएस काटोगे। तो इसका भी जो है वो 15 डेज ड्यू डेट फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जब आप रिटर्न फाइल करते हो उसके 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद फॉर्म 16C, ये भी एवरी ट्रांजैक्शन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ये था हमारा टीडीएस। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।